हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अधिगम को। अधिगम अर्थात लर्निंग। दोस्तों, सीटेट में अधिगम शब्द का प्रयोग आपको अनेकों बार देखने को मिल जाएगा। अगर अधिगम का आपको बेसिक अर्थ नहीं पता है कि अधिगम मीन्स सीखना होता है, तो आप अपने सवालों को सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ कहीं भी सवाल में अधिगम शब्द का प्रयोग हुआ हो, वह उसका अर्थ सीखना होता है। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि अधिगम का अर्थ सीखना होता है। दूसरा पॉइंट है कि अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि विकास। एवं जब हम अधिगम यानी कुछ सीखते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, तो इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। आप देखेंगे भी कि इंसान और जानवरों में फ़र्क सिर्फ व्यवहार का ही है, क्योंकि इंसान अपने ज्ञान से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि इस अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, सर्वांगीण विकास का तात्पर्य होता है चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, अधिगम यानी जब आप कुछ ना कुछ सीखेंगे नया, तो उससे आपका चहुमुखी विकास भी होगा और लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होगी। वह लक्ष्य जो आपने अपने जीवन में तय किए होंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जितना विकास हुआ हो वो आपके लिए लाभदायक होगा। दोस्तों, अगला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रटकर शब्द जो है इसको समझिएगा कि रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। रटने को अधिगम नहीं कहते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि क्या रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम कहा जाता है? ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको समझना है कि रटने को कभी भी अधिगम या लर्निंग नहीं कहते हैं, क्योंकि रटी हुई चीज़ जो होती है वो कुछ समय पश्चात आप उसको भूल जाएंगे, वो आपकी मेमोरी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो आप व्यवहारात्मक रूप से सीखते हैं वो आपके जीवन पर्यंत काम आता है। इसलिए रटना अधिगम नहीं है। दोस्तों, अगला पॉइंट है जो कि गेट्स ने कहा है, और गेट्स की डेफिनेशन कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। दोस्तों, अनुभव कब आएगा? जब आप कुछ सीखने के लिए प्रयत्नशील होंगे और उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इसी को गेट्स ने अपनी परिभाषा में कहा है। दोस्तों, E.A. पील के अनुसार कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। दोस्तों, अधिगम जो है सीखना है, वो क्या है? एक तरह का परिवर्तन ही तो है कि जब आप सीखते हैं तो आपके व्यवहार में, आपके गुणों में, आपके आचरण में कितना परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन जो है वो आपके आसपास के परिवेशों पर डिपेंड करता है कि आप किस वातावरण में रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है क्रो एंड क्रो। इनकी डेफिनेशन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अर्थात कि सीखने से क्या होता है कि आदतों में बदलाव आता है, ज्ञान में बदलाव आता है, वृद्धि होती है, और अभिवृत्ति का अर्थात है विशेष गुण। तो ये हो गए आपके मुख्य जो मनोवैज्ञानिक की परिभाषा अधिगम के संबंध में है, वो मैंने यहाँ पे दी है। आपको कोई भी टॉपिक अच्छा लगता है तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ लिया करिए। दोस्तों, अगला है कि विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से संबंध, वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। इसमें मैंने कुछ तथ्य पॉइंट दिए हुए हैं, इनको समझिए कि शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, मानसिक विकास कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। इनका एक्सप्लेनेशन मैंने बाद में किया है। अभी मैंने एक साथ ये सारे पॉइंट रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर अगला है भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, और मनोगत्यात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट। ये आपके सभी महत्वपूर्ण आयाम हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास के विषय में कि शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। शरीर के बाह्य यानी किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास आपको समझ में आएगा जब उसके बाहरी शरीर में परिवर्तन हो रहा है और उसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है।
दोस्तों अगला पॉइंट है कि प्रारंभ में शिशु अपने घर के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होता जाता है। अर्थात कि शिशु है और जब तक वो शरीर से छोटा है, अभी वो खुद ठीक से चल नहीं पाता है, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वह अपने सभी कार्य कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसका शारीरिक विकास होता है, वो चलने लगता है, तो वो अपने से छोटे मोटे अपने जितने भी कार्य होते हैं अपनी क्षमता अनुसार वो सभी कार्यों को करने लग जाता है। और फिर उसे किसी की सहायता की ज़रूरत उतनी नहीं होती जितने की उसको तब होती जब उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ होता है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के आनुवांशिक गुणों का। दोस्तों विकास चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो भाषाई हो, इन सभी का आनुवांशिक गुणों का प्रभाव भी पड़ता है। विशेष तौर पर मानसिक और शारीरिक विकास में आनुवांशिक गुणों का आप प्रभाव देख सकते हैं। और इसके अलावा परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति है गरीब फैमिली से है, उसकी अगर देखभाल ठीक से नहीं हुई है, उसको सही से पौष्टिक आहार नहीं मिले हैं, तो इससे उसका शारीरिक विकास प्रभावित होगा, जिसका असर उसके मस्तिष्क पर पड़ेगा। और कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। तो दोस्तों इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप बच्चे में सभी प्रकार के विकास की क्रिया को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वह स्वस्थ हो। स्वस्थ व्यक्ति में ही कई प्रकार के विकास हो सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि उसको पौष्टिक आहार मिला हो, शारीरिक व्यायाम करता हो और अन्य मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरतों पर भी जो उसकी होती हैं उस पर उसको आवश्यकता है, उसको उपलब्ध रही हो। ठीक है, तो ये परिवेश है कहीं ना कहीं। अब जो अभी हमने डिस्कस किया कि परिवेश और देखभाल है, उसी से रिलेटेड ये बातें हैं कि शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है कि उसको पौष्टिक आहार ज़रूर मिला होना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों ये शिक्षकों के लिए है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ये समझिए कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास किस तरह से एक बालक में होता है, अवस्था के हिसाब से किस तरह से उसमें परिवर्तन आते हैं, जैसा कि हमने अभी अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उन अवस्थाओं को समझना ज़रूरी, तभी आप बालक की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और से जो जुड़ी हुई अन्य समस्याएं हैं उनको भी आप समझ सकते हैं, तभी उसकी हर समस्या का निदान कर सकते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मानसिक विकास एवं अधिगम। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। दोस्तों मानसिक विकास से क्या होगा कि व्यक्ति में अपने सभी निर्णय लेने की क्षमता, अपने सभी विचारों को प्रकट करने की क्षमता आ जाती है, जिससे कि वह अपने जीवन की या दूसरे के जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनको वह अपनी मानसिक शक्तियों से ठीक कर लेता है या उसकी मदद करके ठीक कर देता है। तो दोस्तों मानसिक विकास बहुत अत्यंत ज़रूरी है। कल्पना करना अगला पॉइंट है। स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता जो है वो संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप विकसित होती है। अगर आपका मानसिक विकास अच्छे स्तर से हो रहा है तो ये समस्त गुण आप में आते हैं, यानी बच्चों में आते हैं। इसलिए बच्चों का मानसिक विकास भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शारीरिक विकास। दोस्तों अगला पॉइंट है कि जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है और धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों जो बच्चा होता है, अगर उसके परिवेश में ऐसा माहौल नहीं है, आपने देखा होगा एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई परिवार है जिसमें छोटा सा बच्चा है और उसके घर के लोग बहुत कम बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि उस घर का बच्चा भी बहुत कम बोल रहा होगा। और जिस घर के जो अभिभावक हैं वो बहुत बोलते हैं, तो उसका असर भी बच्चे में पड़ता है, क्योंकि बच्चा सीख रहा होता है।
अगला पॉइंट है कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होने से विभिन्न आयु स्तरों पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं तथा अनुभवों के चयन और नियोजन में सहायता मिलती है। दोस्तों, जब एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को समझेंगे, तभी उसके लिए अच्छी पाठ्यक्रम सहगामी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, उनका उपयोग कर पाएंगे और नियोजन यानी प्लानिंग कर पाएंगे कि किसी बच्चे को उसकी परिस्थिति के हिसाब से, उसके मानसिक और शारीरिक विकास के हिसाब से उसे क्या शिक्षा देनी है, कैसे देनी है, ये सब इससे जानकारी मिलती है। दोस्तों, भाषाई विकास 9 से 12 महीनों तक बालक में किन किन शब्दों का, देखिए बालक 3 या 4 शब्दों को जान लेता है। मैंने इसमें देखा कि किस तरह से भाषाई विकास होता है, वो मैंने इसमें दर्शाया। और ये एग्ज़ाम में पूछता भी है कि 1.5 वर्ष तक बालक कितने शब्दों को सीख लेता है, तो 10 से 12 शब्दों तक। 2 वर्ष की आयु तक 200 अधिक शब्दों को, 3 वर्ष की आयु तक 1000 शब्दों को, 16 वर्ष की आयु तक 1 लाख शब्दों को बालक सीख लेता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसको ठीक से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला है कि सामाजिक विकास एवं अधिगम। सामाजिक विकास क्या है कि बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, जन्म के बाद जैसे ही बालक दुनिया में आता है, वो अपने परिवेश में हो रही गतिविधियों को ऑब्जर्व करने लगता है, ध्यान से देखने लगता है और वो उससे सीखने लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि बालक का जो सामाजिक विकास है वो जन्म के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक विकास का तात्पर्य है अपने साथ एवं दूसरों के साथ भली भांति समायोजित करने की योग्यता। दोस्तों, सामाजिक विकास का मतलब है कि व्यक्ति में ऐसे गुण उत्पन्न हो जाएं या ऐसे गुण विकसित हो जाएं जिससे कि वह स्वयं के ऐसे व्यवहार अपने अंदर उत्पन्न करे कि वह समाज के लोगों के साथ समायोजित कर सके, अपने व्यवहार को भी वो अच्छे से बना सके। तो इसलिए सामाजिक विकास ज़रूरी है। जो व्यक्ति समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, उसका सामाजिक विकास बहुत धीमा माना जाता है। बच्चे का सामाजिक विकास है कि वो माता पिता को पहचानने लगता है और वो दूसरे लोगों को भी पहचानने लगता है जो कि उसके संपर्क में रहते हैं। अगला पॉइंट है कि सामाजिक विकास में बालक सबके साथ व्यवहार करने के गुणों को सीखता है। सामाजिक विकास में पहले बताया कि जब वो दूसरों के साथ मिलेगा, जुलेगा, घुलेगा, तो उनके साथ व्यवहार कैसा करना है वो भी सीखता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े लोग बच्चों को समझाते हैं कि ये आपके ऐसे रिश्तेदार हैं, ये आपके पड़ोसी हैं, ये आपसे बड़े हैं, ये आपसे छोटे हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार करना है ये सिखाया जाता है और यही बच्चों में सामाजिक विकास कहलाता है। दोस्तों, अगला है कि सामवेगिक विकास एवं अधिगम। तो संवेग का अर्थ भाव होता है, ये मैंने कई बार बताया है। तो जहाँ कहीं भी संवेग शब्द का प्रयोग सीटेट में किया हो, प्रश्न में किया हो, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ भावों की बात चल रही है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है उसे संवेग कहते हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य इत्यादि। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात भी है कि बालक में भले ही कितने भी प्रकार के विकास हो रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भावों का विकास नहीं है, उसमें संवेगों का विकास नहीं है, वो इमोशनल लेस है, तो उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसके अंदर इमोशन ही नहीं है वो इंसान किस बात का। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ अन्य सभी विकास के साथ साथ उसमें सामवेगिक विकास होना भी अत्यंत आवश्यक है। उसमें सामवेगिक विकास भी होना चाहिए। आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो मॉरल एजुकेशन उसको बहुत कम कर दिया गया है, जबकि इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आज के शिक्षा जगत में। दोस्तों, अगला है कि बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। तो जिसके घर में कलह होगी उसके बच्चे भी टेंशन वाले, गुस्सैल, चिड़चिड़े हो जाते हैं। जिनके घर में जिनके पारिवारिक वातावरण सुखमय है, संपन्न है, उसके बच्चे के इमोशंस जो होंगे वो अलग प्रकार के होंगे। तो दोस्तों, ये भी सीटेट में एक बार पूछा गया था कि संवेगात्मक विकास का
विकास पर प्रभाव किनका किनका पड़ता है, परिवार का, समाज का, विद्यालय का या खेल प्रांगण का। इस तरह से ऑप्शन आते हैं और आपने देखा कि परिवार का प्रभाव संवेगात्मक विकास में बालक के पड़ता है। दोस्तों, विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकता है। अध्यापक के लिए फिर एक सीखने वाली बात आई कि विद्यालय का माहौल कुछ ऐसा हो, कुछ क्रियाकलाप ऐसी हों कि सभी बच्चों को आपस में घुल मिल करके एक दूसरे की सहायता करते हुए काम को करने देना चाहिए। इससे उनमें संवेगों का विकास होगा। कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें ग्रुप बना दिए जाते हैं और एक बालक को दूसरे बालक की सहायता करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि उनमें आपस में प्रेम, अच्छे संबंध हो और वह अपने अंदर संवेगों को उत्पन्न करने दे, संवेगों को पैदा करने दे, जिससे कि बालक में संवेग का विकास होना ज़रूरी है। और ये सब तभी हो सकता है जब उसको ऐसा माहौल मिले जहाँ पर उसके साथ कोई भेदभाव न हो। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि बालकों को शिक्षकों का पर्याप्त सहयोग एवं स्नेह मिलना चाहिए। जितने भी शिक्षक बनने जा रहे हैं वो इस बात को समझें कि बालकों के साथ आप जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, जितना उन्हें स्नेह के साथ पढ़ाएंगे, उनका विकास उतना ही तेज़ी से और संतुलित होगा। दोस्तों, अब आज के समय में तो वैसे ही नई शिक्षा नीति ने भी मना किया है कि बालकों को बिल्कुल भी आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, दंडित नहीं कर सकते हैं। बच्चे ढीठ भी होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। आप भी शिक्षक बनेंगे, कल बहुत से शिक्षक होंगे, समझते होंगे, लेकिन जो कि मनोविज्ञान कहता है हमें उसके हिसाब से ही अपने सवालों का जवाब सीटेट में देना होता है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि बालकों के संवेगों के विकास में शिक्षक का सहयोग और स्नेह मिलना कितना आवश्यक है। ये पॉइंट बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला है कि मनोगत्यात्मक विकास एवं अधिगम। पहला पॉइंट है कि क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति के क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। यानी व्यक्ति के क्रियात्मक, बताया आपको उठना बैठना खेलना मैंने बताया था, तो उसमें इन सभी मनोगत्यात्मक का अर्थ क्रियात्मक होता है। ये बात आपको समझना होगा। दोस्तों, क्रियात्मक शक्ति, क्षमताओं, योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, क्रियाएं करने के लिए तो वैसे भी मांसपेशियां और तंत्रिकाएं हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो एक्टिव होंगी तभी हम कर पाएंगे, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। अगला पॉइंट है क्रियात्मक विकास बालक के शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, स्वावलंबी होने एवं उचित मानसिक विकास में सहायक होता है। तो जब उसमें क्रियाएं होंगी, वो उठेगा, बैठेगा, खेलेगा, मस्त रहेगा, तो वो स्वस्थ भी रहेगा और उसमें कई सारे निर्णय लेने की क्षमता भी डेवलप होती जाएगी। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि क्रियात्मक विकास के ज्ञान से शिक्षकों को यह भी पता चलता है कि किस आयु विशेष या अवस्था में बालक में किस प्रकार के कौशलों की योग्यता अर्जित करने की योग्यता होती है। बच्चों की एक्टिविटी से शिक्षक ये समझ जाता है कि बालक में किन प्रकार के गुणों का समावेश करना आवश्यक है, किन प्रकार के गुणों को स्थिर रखना है, समझाना है उन्हें, उनकी कौन से कौशलों का विकास करना है। ये एक शिक्षक के लिए कहा गया है कि शिक्षक बच्चों के क्रियात्मक यानी एक्टिविटी को देखे और उससे उसकी योग्यता को पहचाने और उसको निखारने का प्रयत्न करे। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, क्रियात्मक विकास सामान्य से कम का तात्पर्य है कि जो बालक बहुत ही ज़्यादा अंतर्मुखी या शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, वह समाज में या अपने विद्यालय या अपने घर के परिवेश में भी समायोजन नहीं बैठा पाता है और उसके विकास के लिए ज़रूरी है कि उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों, आपने कितने सारे आयामों को यहाँ पढ़ा, वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनमें जितने भी आयाम पढ़े, इसमें सबसे ज़रूरी आयाम जो था, सबसे पहला था शारीरिक विकास, ये बहुत ज़रूरी है, और मानसिक विकास, भाषाई, सामाजिक और सांवेगिक, मनोगत्यात्मक विकास, ये जो इम्पोर्टेंट
आयाम थे वो मैंने सभी आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज समझा दिए हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताया करें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई या वीडियो कैसा लगा। जो भी मेहनत मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बने रहिए मेरे साथ। लेट्स चेंज आवर फ्यूचर। हमें मेहनत करेंगे तो हम ज़रूर अपनी परीक्षाओं में सफल होंगे और आगामी सभी एग्ज़ाम्स हमारे लिए अच्छे साबित होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।